Assalamualaikum. This is Dr. Zahid Anwar, and today we are going to talk about MBBS in China for medical students who have already attempted NEET or MDCAT exam and now want to study MBBS in China. This video is specially for Indian students and Pakistani students as well for Bangladeshi students. In this video, I am going to discuss three main important topics that every student should know before choosing China for MBBS. ये तीन बहुत ही important question जो कि हर students को पता होना चाहिए before choosing China for MBBS. First of all, we will talk about how to choose a good medical university in China for MBBS and what is MOE and non-MOE listed universities. ये बहुत एक important question है जो कि हमेशा students पूछते हैं कि MOE listed universities और non-MOE listed universities में फ़र्क क्या है. Second, we will discuss scholarship or actually scholarship available for international students for studying MBBS in China. If yes, what type of scholarship are available and what should you know before applying? ये एक बहुत ही important question है जो कि must आपको पता होना चाहिए. And third, we will talk about one of the most frequently asked question: Can international MBBS students do part-time job in China? Is it legally allowed for international students to earn money while studying? And what is actual reality? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए. अगर आप चाइना आ रहे हो तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं या नहीं, और अगर आप लोग को पता नहीं है, आप आके स्टार्ट कर लिया डायरेक्ट विदाउट इन्फॉर्मेशन, तो आपको बहुत बड़े मसले मसाइल का सामना हो सकता है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट हाउ यू आर सेलेक्ट अ गुड मेडिकल यूनिवर्सिटी इन चाइना फॉर MBBS. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने मस्ट वो देखनी है, उसके बाद आप लोगों ने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है. तो उसमें पहले ये है कि आप लोग जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी MOE लिस्टेड है या नहीं. अगर MOE लिस्टेड है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, अगर MOE लिस्टेड नहीं है तो उसके क्या नुकसान हैं, तो ये मैं आप लोग को थोड़ा क्लियर कर दूँ. असल में MOE लिस्टिंग का कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है और कुछ लोग थोड़ा गलत डिस्क्राइब कर लेते हैं. जो MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटी है उसमें जो एडवांटेज है वो ये है कि MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ बाईलिंगुअल होते हैं. अब बाईलिंगुअल का क्या मतलब है? बाईलिंगुअल का मतलब है कि वहाँ पे इंग्लिश भी होता है और चाइनीज़ भी होता है. ठीक है, चाइनीज़ लैंग्वेज चाइनीज़ स्टूडेंट्स के लिए होता है, इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होता है. आप लोग को जो MBBS होगा वो आप लोग को सेपरेट क्लास में पढ़ाएंगे. ठीक है, इंग्लिश में इंटरनेशनल स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, जो चाइनीज़ होते हैं उनको चाइनीज़ में पढ़ाते हैं. ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट के सेपरेट क्लास होते हैं और चाइनीज़ स्टूडेंट के सेपरेट क्लास होते हैं. ठीक है, एक तो ये हो गई. उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि वहाँ पे आप लोग को फर्स्ट ईयर में चाइनीज़ लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम होता है HSK लेवल 4, वो आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पास नहीं करना है. ना ही आप लोगों से यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर में पास करने की डिमांड करती है कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में मस्ट पास करना है, क्योंकि ये एक मुश्किल एग्ज़ाम है और फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट नहीं पास कर सकते हैं. ठीक है, तो जो non-MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटी है उसमें ये है कि आप लोग को एक चाइनीज़ में पढ़ाई होगी, वहाँ पर बाईलिंगुअल नहीं है. सारा MBBS आप लोग को चाइनीज़ पढ़ाएगा जो कि बहुत मुश्किल है बहुत. और दूसरी बात यह है कि आप लोग वहाँ पे फर्स्ट ईयर में चाइनीज़ लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम है HSK लेवल 4 वो आप लोग नहीं पास कर सकते. तो जब आप लोग नहीं पास करेंगे तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ फिर ये है कि टाइम देती हैं कि हाँ थोड़े टाइम और ले लो, अगर पास किया नहीं किया तो फिर आप लोग कहते हैं कि आप लोग एक और साल गुजारें. ठीक है, फर्स्ट ईयर में गुजारें, मतलब सेकंड ईयर में प्रमोट नहीं करना है आप लोगों को, आप लोगों ने मस्ट पास करना है. और मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ फिर ये होता है कि आप लोगों ने अगर फर्स्ट ईयर में पास नहीं किया तो आप लोगों को फिर कहते हैं कि आप लोग यहाँ से ट्रांसफ़र ले लो, किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाओ, माइग्रेट हो जाओ. वो आप लोग को फिर नहीं छोड़ते हैं, जो कि ये बहुत बड़ा मसला है. तो इसलिए आप लोगों ने जब भी जाना है, जब भी एडमिशन करना है, तो आप लोगों ने MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटी तलाश करनी है. ठीक है, उसके बाद दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों ने देखना है कि उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है. कुछ MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ का फ़ी इतना ज़्यादा है कि हर मिडिल क्लास फैमिली का बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता है. तो वो आप लोगों ने मस्ट देखना है कि जो फ़ी है आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं. ठीक है, तो यही चीज़ को आप लोगों ने मस्ट देखना है. उसके बाद उसके साथ साथ जो वेदर है, आप लोगों ने वेदर भी देखना है कि वेदर जो है उस सिटी का, उस यूनिवर्सिटी का जिसमें आप लोग अप्लाई करने जा रहे हैं वो अच्छा है, सूटेबल है या नहीं, आप लोग वहाँ पे रह सकते हैं या नहीं. अगर आप लोग नहीं रह सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मसला है. उसके बाद आप लोगों ने ये देखना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी आपकी कंट्री की मेडिकल काउंसिल से रिकगनाइज्ड है या नहीं है. ठीक है, इंडिया की जो मेडिकल काउंसिल है उससे रिकगनाइज्ड है, अप्रूव यूनिवर्सिटी है या नहीं. उसके बाद देखना है कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है कि पाकिस्तान की PMC से रिकगनाइज्ड है या नहीं, या बांग्लादेश की जो है BMD से रिकगनाइज्ड है या नहीं. तो आपने मस्ट देखना है कि यूनिवर्सिटी आपकी मेडिकल काउंसिल से रिकगनाइज्ड हो, क्योंकि अगर ये रिकगनाइज्ड नहीं है तो अगर आप यहाँ से MBBS डिग्री कर ले और वापस अपने कंट्री जाएंगे तो वो डिग्री वैलिड नहीं होगी. तो ये चीज़ आप लोगों ने मस्ट देखना है. उसके साथ साथ आप लोगों ने देखना है कि यूनिवर्सिटी WHO से अप्रूव है कि नहीं है. WHO से अप्रूव का मतलब ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के. अगर यहाँ से अप्रूव है तो आप लोग अगर यहाँ से डिग्री लोगे तो वर्ल्ड वाइड
वैलिड होगी। आप किसी भी कंट्री जा सकते हैं MBBS करने के बाद, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, मतलब किसी भी कंट्री जाएंगे तो वो पूरे वर्ल्ड वाइड वैलिड होगी। उसके साथ साथ आप लोगों ने ये भी मस्ट देखना है कि ये AMC से रिकगनाइज होनी चाहिए, ACFMG से रिकगनाइज होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपकी डिग्री पूरी वैलिड होगी, उसमें कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस दैट जब भी स्टूडेंट इंडिया से चाइना में MBBS के लिए आने का सोचते हैं तो उनका हमेशा यही क्वेश्चन होता है कि अगर हम चाइना MBBS के लिए आ रहे हैं तो क्या हमें नीट अटेम्प्ट करना होगा या नहीं, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि अगर आप लोग यहाँ MBBS के लिए आ रहे हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि हमने MBBS करना है और MBBS डिग्री देने के बाद हमने वापस इंडिया जाना है, मतलब हमने वहाँ पे जॉब करना है, हमने वहाँ पे सेटल होना है, तो फिर आप लोग के लिए नीट अटेम्प्ट करना मस्ट है और उसमें क्वालिफाई करना है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट फिर ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमने चाइना में आना है, हमने चाइना से ही MBBS करना है, डिग्री लेना है, उसके बाद हमने परमानेंट चाइना में रहना है या दुनिया के किसी और कंट्री में, UK, ऑस्ट्रेलिया, US कहीं और जाना है, हमने वापस इंडिया नहीं जाना है। तो अगर MBBS कंप्लीट करने के बाद आप लोग वापस इंडिया नहीं जा रहे हैं तो फिर आप लोग को नीट अटेम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना उनमें क्वालिफाई करने की ज़रूरत है, वो अटेम्प्ट करने ही की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही सीन है नीट का। सेम अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश से स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनके लिए भी सेम यही सिचुएशन है। अगर आप लोगों ने MBBS कंप्लीट करने के बाद वापस अपने कंट्री जाना है तो आप लोगों को, अगर पाकिस्तान से है तो MDCAT, अगर बांग्लादेश से है तो वहाँ का जो मेडिकल एग्ज़ाम है आप लोगों ने मस्ट पास करना है, ठीक है, अटेम्प्ट करना है और उसमें 50% मार्क्स लेने हैं। पाकिस्तानी के लिए 50% है, ठीक है। बांग्लादेशी के लिए भी अपना ही क्राइटेरिया है, उन्होंने ही क्वालिफाई करना है। लेकिन अगर आप लोगों ने वापस जाने की नहीं है तो आप लोग फिर अटेम्प्ट ना करें, आप लोग कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन किसी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने के। तो फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ रह गया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को इंशाल्लाह इसका पूरा गाइड करूँगा, जवाब दूँगा। उसके साथ साथ अगर किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं, आप लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें सिर्फ कमेंट कर दें उस यूनिवर्सिटी का नेम, तो हम पूरा डिटेल सेंड कर देंगे। साथ साथ आपने उस यूनिवर्सिटी का कैंपस मस्ट चेक करना है। कैंपस, डोमेट्री, हॉस्टल, रूम्स, ये बहुत मैटर करते हैं। अच्छे होंगे तो आप लोग की लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होगी, आप लोग वहाँ पे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये नर्सिंग स्वान मेडिकल यूनिवर्सिटी का कैंपस है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा कैंपस है, ठीक है। और जिस तरह मैंने बताया कि वेदर बहुत मैटर करता है यूनिवर्सिटी का, जिस यूनिवर्सिटी में आप लोग जा रहे हैं वो उसका वेदर कैसा है। तो मैं आप लोग को ज़रा दिखाता हूँ कि नर्सिंग स्वान मेडिकल यूनिवर्सिटी का वेदर कैसा है। आप लोग देखें, आज है 20 अगस्त, ठीक है, और 20 अगस्त में आप लोगों को पता है जो गर्म इलाके होते हैं वहाँ पे कितनी गर्मी होती है। बट यहाँ नर्सिंग स्वान मेडिकल यूनिवर्सिटी का वेदर आप लोग देख लें। है नर्सिंग स्वान मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये सामने आप लोग देख रहे हैं, ये है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की डोमेट्री हॉस्टल। जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से, जितने भी कंट्रीज से हैं, तो ये सारे यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे मेरा रूम है 5th फ्लोर पे, ठीक है। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये अराउंड अभी यहाँ पे 11 AM हो गए हैं, ठीक है। और आप लोग वेदर देख रहे हैं, इतना कूल, ज़बरदस्त, कोई गर्मी नहीं। यहाँ का वेदर बहुत ही सूटेबल है, बहुत ही ज़बरदस्त। सर्दियों में ना ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक है, अराउंड 1 to 3 डिग्री तक आता है, माइनस में नहीं जाता है, ठीक है। और गर्मियों में यहाँ पे 20 से लेकर 25 या 27, 28 तक होता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा नॉर्मल वेदर होता है। तो फर्स्ट चीज़ पे हमने बात कर ली ऑलरेडी कि किस तरह आप लोगों ने गुड मेडिकल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग पे बात करते हैं, वो था स्कॉलरशिप, ठीक है। अब MBBS के लिए चाइना में स्कॉलरशिप है या नहीं है, इसकी क्या रियलिटी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू 2026 चाइना में MBBS के लिए स्कॉलरशिप है, ठीक है। लेकिन इसे बोलते हैं कंडीशनल स्कॉलरशिप। कंडीशनल स्कॉलरशिप का मतलब है कि उसमें कुछ कंडीशन होते हैं जो कि आप लोगों ने फुलफिल करने हैं, तब आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। अब कंडीशन कौन से हैं और स्कॉलरशिप के टाइप्स कौन से हैं, कौन से टाइप की स्कॉलरशिप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को टाइप बता दूं, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप है MBBS के लिए चाइना में। एक को बोलते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो कि प्रोविंस लेवल पे देते हैं, ठीक है। और दूसरा बोलते हैं एकेडमिक स्कॉलरशिप, ठीक है। ये 2 टाइप्स के स्कॉलरशिप होते हैं। अब इन दोनों के लिए कंडीशन किया है और कौन से कंडीशन पे कौन सा स्कॉलरशिप मिलता है। तो कंडीशन ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोग आएंगे, आप लोग अपनी मेडिकल स्टडी स्टार्ट करेंगे। अब आपके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर जो एग्ज़ाम होंगे मेडिकल सब्जेक्ट के, वो एग्ज़ाम आपने मस्ट पास करने हैं सारे के सारे, ठीक है, फेल नहीं होने चाहिए। और उसमें ट्राई करना है कि अच्छे मार्क्स हों, बट अगर अच्छे मार्क्स नहीं एटलीस्ट आपके पास हों, ठीक है। फर्स्ट हो गया ये। और सेकंड जो थिंग है वो ये है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज़ है, मेडिकल रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे क्विज कंपटीशन वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ है, इसमें मस्ट परफॉर्म करना होता है और ये हर एक्टिविटी की अपने पॉइंट्स होते हैं, अपने मार्क्स होते हैं। तो
फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे आ गए, आप लोगों ने 1 साल स्टडी कर लिया, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर मिलता है आप लोगों को स्कॉलरशिप इन 2 चीज़ों के बेस पे। एक आपके पेपर्स पास होने चाहिए, दूसरा आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें आपने कितने एक्टिविटीज़ में पूरे साल में पार्टिसिपेट किया। फॉर एग्जांपल आपने 10 एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किए हैं, तो इन एक्टिविटीज़ के सारे मार्क्स वो कलेक्ट कर लेते हैं, वो मार्क्स, और उसके साथ साथ जो आपके पेपर्स के मार्क्स हैं वो मार्क्स। तो ये सारे मार्क्स मिला के इसके बेस पे आपका फाइनल रिजल्ट बनता है, और इस रिजल्ट के बेस पे आप लोग को मिलता है स्कॉलरशिप। अब कौन सा स्कॉलरशिप मिलेगा आपको, एकेडमिक मिलेगा या प्रोविंशियल मिलेगा, ठीक है। तो इसका क्राइटेरिया ये है कि जो क्लास में बैच में जो टॉप स्टूडेंट होते हैं जिसके मार्क्स हाई होते हैं, ठीक है, तो उनको मिलता है प्रोविंशियल स्कॉलरशिप, प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। उसके बाद जो स्टूडेंट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से रह जाते हैं उसको फिर मिलता है एकेडमिक स्कॉलरशिप। अब प्रोविंशियल स्कॉलरशिप कितना होता है, एकेडमिक स्कॉलरशिप कितना होता है, तो ये स्कॉलरशिप जो प्रोविंशियल स्कॉलरशिप है ये डिफरेंस प्रोविंस का डिफरेंट होता है, ठीक है। बट जो नॉर्मल होता है वो 15,000 RMB से लेके, ठीक है, 20,000 RMB तक होता है। 20,000 RMB सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। और 15,000 RMB जो कुछ प्रोविंस है जो कि थोड़ा कम देते हैं उनका होता है 15,000 RMB। अब अगर नॉर्थ ईस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी का मैं बता दूँ तो वो है 20,000 RMB, ठीक है। 25,000 RMB टोटल फ़ी है, ट्यूशन फ़ी, ठीक है। और उसमें आप लोगों को 20,000 RMB स्कॉलरशिप मिल जाते हैं, तो आप लोगों ने जस्ट 5,000 RMB पर ईयर पे करना होता है यूनिवर्सिटी को, उसके साथ ₹100 भी। और डिफरेंट ऐसे प्रोविंस है कि उसमें फिर 15,000 RMB मिलता है। अब अगर कोई स्टूडेंट प्रोविंशियल स्कॉलरशिप से रह जाए तो उसको कौन सा मिलता है, उसको फिर मिलता है एकेडमिक स्कॉलरशिप। अब एकेडमिक कितना, एकेडमिक भी जैसे मैंने बता दिया डिफरेंट प्रोविंस का डिफरेंट है, बट 2,000 RMB से लेकर 2,000 RMB, 5,000 RMB एंड 10,000 RMB, तो डिफरेंट प्रोविंस का डिफरेंट है। तो जिस प्रोविंस में आप है वहाँ का जो स्कॉलरशिप है तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको मिलता है। ये है नॉर्थ ईस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी का ग्राउंड, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। तो अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे, और वो है पार्ट टाइम जॉब। क्या आप लोग चाइना में एज ए मेडिकल स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं या नहीं? तो माई आंसर इज़ नो, आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आप लोग अगर MBBS के स्टूडेंट हैं, BDS के हैं, बैचलर के किसी और प्रोग्राम के हैं, मास्टर के हैं, PhD के हैं, अगर आप लोग के पास स्टूडेंट वीज़ा है तो आप लोग कोई भी जॉब लीगली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि चाइना में आपको वर्क करने के लिए आपके पास वर्क वीज़ा होना चाहिए, स्टूडेंट वीज़ा नहीं। और हाँ, अगर स्टूडेंट वीज़ा करते हुए आप किसी जॉब पे पकड़े गए तो आपको डायरेक्ट ड्रॉप आउट कर देंगे, अपनी कंट्री भेज देंगे वापस, ठीक है। बट अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि हमें तो मतलब बहुत सारे लोगों ने, स्टूडेंट ने, एजेंट ने बताया कि आप लोग कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट कर भी रहे हैं, बट वो कर रहे हैं इलीगली, चुप के कर रहे हैं, ठीक है। और चुप के कर भी सकते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स पैसे भी बनाते हैं, लाखों के पैसे बनाते हैं ईजिली, ठीक है। तो उसके लिए फिर मैं आप लोग को बताऊँ कि कैसे कर सकते हैं, कैसे करना है। तो वो करना ये है, चाइना में यहाँ पे बिग सिटीज़ भी है, स्मॉल सिटीज़ भी है। तो स्मॉल सिटीज़ में तो आप लोगों ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। किसी स्मॉल सिटी में आप वर्क करेंगे तो आपको पुलिस ईजिली पकड़ेंगे, ठीक है, इजीली पकड़ जाएंगे आप लोग। बट जो बिग सिटीज़ में है तो वहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, और वहाँ पे पकड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मोस्ट स्टूडेंट यही करते हैं, जो बिग सिटीज़ में है वो तो पूरे साल कर सकते हैं, बट जो स्मॉल सिटीज़ में है वो ये करते हैं कि जो यहाँ पे हर सेमेस्टर के बाद छुट्टियाँ होती हैं, ठीक है, 40 to 45 डेज वेकेशन होते हैं, तो वो फिर बिग सिटीज़ चले जाते हैं, तो वहाँ पे फिर जॉब कर लेते हैं, और वो विदिन 1 मंथ वो अराउंड 30,000 RMB ईजिली बना सकते हैं, ठीक है। तो एक ये है, अगर आप बिग सिटी में हैं तो आप तो वहाँ पे ढूंढ सकते हैं ईजिली, बट आप लोगों ने सेफ जॉब ढूंढना है। ऐसा ना हो किसी रोड पे वो रेडी लगा के ना और वहाँ पे खड़े हो जाए, नहीं, आप लोग जल्दी पकड़ जाएंगे। आप लोगों ने सेफ जॉब ढूंढना है, ताकि चुपके से किसी जगह पे हो, वहाँ पे पुलिस का ज़्यादा वहाँ पे विजिट ना हो, वहाँ पे पुलिस ज़्यादा ना आ सकते हो, तो फिर आप लोग कर सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा जो मोस्ट स्टूडेंट करते हैं यहाँ पे, ज़्यादा स्टूडेंट वो करते हैं ऑनलाइन टीचिंग जॉब, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि चाइनीज़ जो यहाँ पे उनकी इंग्लिश लेवल बहुत कमज़ोर है, बहुत ही वीक है। यहाँ पे इवन जो प्रोफेसर होते हैं मेडिकल के यूनिवर्सिटी में, उनकी जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश लैंग्वेज, वो जो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं ना, इंडियन पाकिस्तानी, उनकी तो इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, उनसे इन प्रोफेसर की इंग्लिश बहुत वीक होती है। तो ये जो चाइनीज़ है वो मोस्टली स्टूडेंट ढूंढते हैं इंटरनेशनल, जो उनके बच्चों को इंग्लिश पढ़ा सके, और वो भी ऑनलाइन, ठीक है। और ऑनलाइन यहाँ पे टीचिंग का हिसाब होता है कि वीक में 2 या 3 क्लास होते हैं, मोस्टली 2 क्लास होते हैं, और 2 क्लास का जो होता है हिसाब वो हावर्स पे होता है कि आप लोगों ने 2 आवर्स 3 आवर्स क्लास लेना है, और उसके हिसाब से फिर आपको पेमेंट देती है। तो वो फिर बहुत ज़्यादा सेफ होता है, उसमें ना ज़्यादा रिस्क होता है, और मोस्टली स्टूडेंट वही जॉब करते हैं, ठीक है। तो ये जॉब रिलेटेड हो गई, बट मोस्टली ये है कि आप लोगों ने रिस्क नहीं लेना है, ये इलीगल है जॉब करना, और आप लोग पकड़े गए तो आप लोग नो मैटर आप लोगों ने 2 साल पढ़ाए, 3 साल पढ़ाए, 4 साल पढ़ाए, आप लोग को ये चाइनीज़ लोग उठा के अपनी कंट्री फेंक देंगे, ठीक है। वो आप लोग का इसके बारे में कोई भी केयर नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने इस जहन पे, इस ख्याल पे चाइना बिल्कुल नहीं आना है कि मैंने
पार्ट टाइम जॉब करना है तो सिर्फ पैसा बनाना है, क्योंकि कभी कभी ये होगा कि आपको बिल्कुल मिल ही नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेंगे। तो इस जहन पे बिल्कुल भी नहीं आना है, ना ये सोच के आना है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगी, ठीक है। और ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कैंपस है। आप लोगों ने कैंपस जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है कैंपस मस्त देखना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गए, कैसे आप लोगों ने एक अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, कैसे स्कॉलरशिप किया है, उसका क्राइटेरिया क्या है, पार्ट टाइम जॉब रिलेटेड मैंने सब कुछ बता दिया, MOE लिस्टेड नॉन MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया, कैंपस वेदर के बारे में बता दिया, नीट MDCAT के बारे में बता दिया कि उसका क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मोस्टली सारे हो गए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर किसी यूनिवर्सिटी में आप लोग इंटरेस्टेड हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन या एडमिशन के बारे में, तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आप लोग का इंशाल्लाह पूरा का पूरा गाइड करेंगे और आप लोग को एडमिशन कराएंगे। हाँ, अभी जो 2026 सितंबर बैच है तो उसके लिए मोस्टली एडमिशन क्लोज होने वाले हैं। कुछ यूनिवर्सिटी के क्लोज हो गए हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के अभी ये सितंबर तक क्लोज हो जाएंगे। तो अभी 14-15 डेज बाकी है। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है किसी भी यूनिवर्सिटी में और वो चाहते हैं एडमिशन, तो कांटेक्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम इंशाल्लाह आप लोगों को अप्लाई करा के देंगे और स्मूथ एडमिशन प्रोसेस होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दे, ताकि किसी न किसी को हेल्प मिल जाए।